हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून द्वीप के पार्ट 28 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो ईफे के साथ अपने वेडिंग रोब्स के सिलेक्शन के लिए जाता है, जहां पर वो सबसे महंगा ड्रेस खरीदता है। उसे ट्राई करने के लिए जहान को लेकर वो ट्रायल रूम में जाता है। अपना ड्रेस पहनकर वो जहान की तरफ देखता है, जो अभी भी अपना शर्ट बदल रहा था, इसलिए पर्दा हटाकर वो बाहर जाता है। वहाँ पर ईफे उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, ईबो, मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तुम इतने ज़्यादा आकर्षक लग रहे हो। अब मैं समझी तुमने इस ड्रेस को क्यों चुना, क्योंकि तुम मेरे वेडिंग गाउन के साथ अपने ड्रेस को मैचिंग करना चाहते थे, है ना? उसका एक्सप्लेनेशन सुनकर ईबो दंग ही रह गया। वो सोच रहा था, इतने माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ इसके दिमाग में हर बार आते कहाँ से है? सर, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, शॉप ओनर और उसकी बेटी ने एक साथ कहा। तो ईबो ने कहा, थैंक्स, मैं सच में इसी ड्रेस को चाहता हूँ। तभी ईफई ईबो के सामने आई। उसके गाल को सहलाते हुए वो बोली, ये सूट सच में अमेजिंग है। फिर उसने ईबो के लिप्स पर अपने लिप्स टिकाए और अपने हाथ ईबो के गले में डालते हुए उसकी इसको डीप किया। ईबो ने अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसे जेंटली धक्का देते हुए उसने कहा, ईफे। तो ईफे ने पीछे हटते हुए कहा, यस ईबो, मुझे पता है हमें अपने रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए, बस मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं 2 हफ्तों का भी इंतज़ार नहीं करना चाहती। अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ईफे ने कहा, फिर खुद ही अपने शब्दों पर हंसते हुए बोली, ओह गॉड, मुझे ये सब क्या हो रहा है? तब मारिया जोन्स, जो उस दुकान की मालकिन थी, उसने आगे आते हुए कहा, कुछ नहीं मिस, बस आपको अपने प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ है और ये बहुत आम बात है। तो प्रिंसेस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम इस सूट को ले रहे हैं। तो मारिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, वैसे इस सूट को मैचिंग शूज़, सिल्क हैट और वॉकिंग स्टिक भी है, बस उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ईबो ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, आप पैसों का टेंशन मत लीजिए मिस मारिया, मुझे बस ये पूरा का पूरा सूट चाहिए। ईफे ने कहा, ईबो, अब तुम्हें भी जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट जा सके। ईबो ने घड़ी की तरफ देखा तो बस बेहोश रहना ही बाकी रह गया था। इतना बड़ा उसे शौक लगा क्योंकि पिछले 7.5 घंटों से वो इसी शॉप में था। ड्रेस चेंज करने के लिए ईबो तुरंत पर्दे के पीछे चला गया। तब उसने देखा जहान उसे घूर कर देख रहा है। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, ईबो ने कपड़े उतारते हुए कहा। तो जहान ने पूछा, तुम्हारी कमर पर एक और चोट का निशान क्यों है? अब जाकर ईबो ने अपने कमर का निशान देखा, जहाँ पर कल उसके पापा ने कोहनी मारी थी, वहाँ पर अभी दाग पड़ चुका था। साथ ही उसने पैरों के निशान की तरफ भी देखा तो वो निशान भी काला पड़ चुका था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है ईबो, इस बार तुम्हारे बाप ने क्या किया है? जहान की आवाज़ से ही ईबो कांप उठा। ईबो सिर्फ अपने अंडरवेयर में था, इसलिए इरिटेट होकर वो कपड़े पहनने के लिए चला गया, लेकिन जहान ने तुरंत उसे रोक लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो गुस्से में बोला। ये कितना दर्द कर रहा होगा, जहान बुदबुदाया। तो ईबो ने कहा, ये चोट है जहान का, क्या इससे गुदगुदी होगी? तब जहान ने अपने पॉकेट से एक ट्यूब निकाली और बोला, मैंने ये कल ही ले ली तुम्हारी चोट के लिए, लगता है तुम्हारी कमर को भी इसकी ज़रूरत है। बैठो, मैं दवाई लगाता हूँ, कहते हुए जहान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और वो ईबो के सामने घुटनों पर बैठ गया। जहान धीरे धीरे ईबो की चोट पर दवाई लगा रहा था और ईबो कोशिश कर रहा था कि वो दर्द से कराहे ना। बिना हिले डुले चुपचाप बैठा हुआ ईबो जहान की तरफ गौर से देख रहा था, जो पूरे ध्यान से उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, फिर भी उसकी उंगलियां इतनी धीरे से चल रही थी ताकि ईबो को बिल्कुल भी दर्द ना हो, जैसे ईबो कोई कांच की गुड़िया हो। ईबो सोच रहा था, ये मेरा सच्चा दोस्त है, मैंने आज तक दोस्त बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। पैर की चोट पर दवाई लगाने के बाद जहान कमर की तरफ मुड़ा। इससे पहले कि वो उस पर मरहम लगाए, उसने उस चोट को धीरे से सहलाया, फिर उसे किस किया। उसके लिप्स वहीं पर टिके रहे कुछ पलों के लिए, जैसे वो उस दर्द को सूखना चाहता हो।
जान अब धीरे धीरे उस चोट को लिक करने लगा। ईबो उसे पीछे धक्का देना चाहता था, पर जान ने उसे थाम कर रखा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। जान ने कहा, ईबो, मैं बस तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारा बॉडीगार्ड भी हूँ, और इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझे अपने मालिक की परवाह नहीं है, बस उस काम से मतलब है जिसे मैं पूरी शिद्दत से करना चाहता हूँ, और मैं करूँगा भी। मैं तुम्हें हर उस पर्सन से बचाऊँगा जो तुम्हें चोट पहुँचाना चाहता हो, फिर वो चाहे जेम्स वांग ही क्यों ना हो। तुम मुझ पर भरोसा करते हो, है ना? जान की बातें सुनकर ईबो तो जैसे सम्मोहित हो गया था। वो कोई जवाब नहीं दे पाया, बस हाँ में सर हिलाया। जान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने ईबो को नीचे खींचकर उसे किस करना शुरू किया, साथ ही उसे दवाई लगाना भी शुरू किया। ये दर्द कर रहा था, लेकिन ईबो कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं था। दवाई लगाने के बाद जान ईबो से अलग हुआ और बोला, माफ़ करना दर्द देने के लिए। अब ईबो उसे धक्का देकर उससे दूर हुआ और तुरंत अपने कपड़े पहनने लगे। वो उस पर गुस्सा था, तो जान बोला, अरे मैं सिर्फ दवाई लगा रहा था। तो ईबो बोला, क्या दवाई तुम्हारे जीभ में थी? तो जान बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है, सलाइवा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लार से हर चीज़ का इलाज हो सकता है। तो ईबो गुस्से में बोला, तुम अभी भी पर्वर्ट हो। फिर वो जान को धक्का देकर पर्दे से बाहर आया, जहाँ पर ईफई अभी भी दुकान की मालकिन से बात कर रही थी। उसने परेशान होकर पूछा, ईबो, तुम्हें काफ़ी देर लगी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, ईबो ने कहा, बस मैं सूट को इतनी जल्दी उतारना नहीं चाहता था। तो ईफई हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, 2 हफ्तों बाद हमारी शादी है, तब जितना मर्जी चाहे उतना पहन लेना। हाँ, फिर तो आप ही उसे उतारेंगी, एलिसन ने कहा। तो ईफई शर्मा गई। ईबो अपने दांत पीस रहा था, लेकिन तभी ईफई उसके गले लग गई। ईबो उसे धक्का देकर खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपनी कमर की चोट का एहसास हुआ और उसने अपने हाथ रोक लिए। तब मारिया जोन्स ने उन्हें आकर बिल थमा दिया, जो लगभग 5.5 लाख युआन था। ईबो तो मानो अंदर ही अंदर नाच रहा था, क्योंकि जेम्स वांग ने अभी तक उसे कभी भी 10,000 युआन से ज़्यादा खर्च करने की परमिशन नहीं दी थी। पूरा बिल ईबो ने पे किया। जब वो वहाँ से बाहर आए, तब ईबो को फिर से एक बार एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। वो थम गया, तो जहान ने पूछा, क्या हुआ ईबो? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कहते हुए ईबो कार के अंदर बैठ गया। जहान कार में बैठने से पहले हर तरफ ध्यान से निहारने लगा और फिर वो भी कार में बैठ गया। अगर दोबारा ऐसा हो तो सबसे पहले मुझे बताना, जहान ने कहा। तो ईफई ने कहा, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? कुछ नहीं, ईबो ने कहा, और वो एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गए। उनका डिनर ऑलमोस्ट बिना किसी परेशानी के गुजर गया। हाँ, अलग बात है, खाने के नाम पढ़कर ही ईबो को उल्टी आने लगी थी। जहान हमेशा की तरह ड्यूटी का बहाना देकर बच गया, लेकिन ईबो ने जो डिश मंगाई उसे देखकर ही उसकी भूख मर गई। हर वक्त राजकुमारी, शादी और उसके बारे में बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन ईबो का कोई भी ध्यान नहीं था। शुक्र है कि राजकुमारी का इस पर ध्यान नहीं था। खाना खत्म होते ही ईबो राजकुमारी को छोड़ने के लिए चला गया। जब राजकुमारी ने जहान से कहा कि वो कुछ देर ईबो के साथ अकेले में बिताना चाहती है, तो जहान ने सिक्योरिटी का बहाना देकर मना कर दिया। तो राजकुमारी मायूस हो गई, लेकिन ईबो ने उसे समझाया और ऊपर भेज दिया। जाने से पहले हमेशा की तरह राजकुमारी ने उसे गुड बाय किस किया। जब ईबो वापस आकर गाड़ी में बैठ गया, तब उसने जहान से पूछा, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या है? तो जहान ने कहा, और क्या, तुम्हें प्रोटेक्ट करना। क्या पता वो ऊपर ले जाकर तुम्हारे साथ क्या करती। हो सकता था वो तुम्हारा फ़ायदा उठाती, तुम्हें लॉक कर देती, तुम्हारे ऊपर आ जाती, और क्या पता वो तुम्हारा रेप भी कर सकती थी। ईबो ने हंसते हुए कहा, जहान का, वो राजकुमारी है, कोई क्रिमिनल नहीं। चलो जाने दो, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। उसके कहे अनुसार जहान ने उसे घर छोड़ दिया। वो गाड़ी में ही सो गया। जब जहान ने उसे उठाया तो वो लगभग शराबियों के जैसे झूमते हुए कार से उतरा, जहान को बाय किया और सीधा अपने बेडरूम में चला गया। उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं बची थी। जहान उसे देखता रह गया। जब उसने ईबो को सुरक्षित अपने कमरे में पहुंचा हुआ देखा, तब जहान आज दिन भर में जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। जब भी कोई ईबो को प्रिंस कह के बुलाता,
ईबो कितना इरिटेट हो जाता। फिर ईबो पूरी ज़िंदगी ऐसे माहौल में रह पाएगा? जहान तो ये सोच भी नहीं पा रहा था। उसने ये भी नोटिस किया था कि कैसे ईफे के गले लगने के बाद ईबो उसे धक्का देकर दूर करना चाहता था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अपना निर्णय बदल दिया। शायद उसे तब भी अपने परिवार का ख्याल आया था। उसे चोट भी आई थी। जहान की नज़र से ये भी बच नहीं पाया। उसका फादर सच में एक डेमन है। ये सब सोचकर जहान कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि वो ईबो के लिए हमेशा वफादार रहेगा, हमेशा हर खतरे से उसकी रक्षा करेगा। जहान ये समझ नहीं पा रहा था, जेम्स वांग अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, उसके पेरेंट्स के साथ उसकी नहीं बनती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। इसलिए वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि पेरेंट्स भी कभी अपने बच्चों पर हाथ उठा सकते हैं। इसीलिए तो उसने तय किया था, चाहे जो हो जाए वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस दिक्कत ये थी, ईबो के साथ रहने से वो खुद को रोक नहीं पाता था। उसे हर वक्त टच करना, किस करना या फिर गले लगाना, बस यही उसका दिल चाहता था। हाँ, उसने हाओशान से वादा किया था, वो डायरेक्टली ईबो को अपने बेड पर नहीं ले जाएगा, लेकिन उसके इस संकल्प को बारूद लगाने का काम ईबो हर वक्त करता था। जहान को तो ऐसा लग रहा था वो लड़ाई के मैदान में खड़ा है और हर तरफ से उस पर अटैक हो रहे हैं। जहान अपने ख्यालों में इतना खो गया था, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो अपने घर पे पहुंच गया है। गाड़ी पार्क करके वो घर के अंदर चला गया। घर की लाइट्स जल रही थी, इसलिए वो समझ नहीं पाया हाओशान घर पर है या नहीं। इसलिए उसने उसे आवाज़ लगाई, क्योंकि हाओशान ने उसे कॉल करके नहीं बताया था कि वो क्लब में जाने वाला है। उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर से आवाज़ लगाता हुआ वो बोला, हाओशान, क्या तुम क्लब चले गए हो? तभी उसे किसी और तरफ से हाओशान की आवाज़ आई, अच्छा हुआ तुम घर आ गए। अरे पर तुम हो कहाँ पर? जहान ने पूछा। तो उसे जवाब मिला, इधर डार्क गेस्ट रूम में। जब जहान गेस्ट रूम में पहुंचा तो उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि हाओशान बेड पर बंधा हुआ था, पूरी तरह से नेकेड। अब इसकी पीछे की स्टोरी जानने के लिए हमें 2 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, जब सोंग जियांग ने हाओशान का वॉलेट लौटाने के बारे में सोचा था। रात के 8 बजे जब सोंग जियांग हाओशान के घर पर पहुंचा, तब उस घर को देखकर वो दंग ही रह गया। हाओशान ज़रूर बहुत अच्छा जॉब करता होगा, तभी तो वो इतना अच्छा घर अफोर्ड कर सकता है, सोंग जियांग सोच रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने बिना मुड़े उस पर्सन को उठाकर पटक दिया। जितनी ज़ोर से ज़मीन पर आवाज़ हुई, उतने ही ज़ोर से हाओशान के कराहने की आवाज़ आई। जब सोंग जियांग ने उसे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हाओशान चौंक कर बोला, मुझे ये पूछना चाहिए कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? जब सोंग जियांग ने कहा कि वो उसका पर्स लौटाने आया है, जो वो पुलिस स्टेशन में भूल गया था, तब हाओशान ने कहा, तुम्हें यकीन है कि मैं ये वहाँ पर भूल गया था? हो सकता है मैंने ये जानबूझकर रख दिया हो ताकि तुम मेरे घर पर आओ। ऑफिसर ये देखकर सरप्राइज हो गया। तभी हाओशान ने उसे नीचे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अब ऑफिसर चिल्लाकर हाओशान को उसे छोड़ने के लिए कहने लगा, लेकिन हाओशान बहुत ज़्यादा ताकतवर था, या फिर ऐसे कहे कि ऑफिसर के चिल्लाने से वो और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था तो बेहतर होगा। वो बिल्कुल उसी तरह से ऑफिसर को किस करने लगा जैसे उसने सुबह सुबह किया था, और बदकिस्मती से ऑफिसर की बॉडी उस किस को रिएक्ट करने लगी। हो सकता है ये टिफ के साथ सेक्स का परिणाम हो। ऑफिसर सेफ साइड खेलते हुए चिल्लाकर वहाँ से उठने लगा, तो हाओशान ने कहा कि तुम्हारी बॉडी तो अलग ही रिएक्ट कर रही है। तो ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैंने दोपहर में सेक्स किया था। हाओशान तुरंत रुक गया। उसने पूछा, क्या वो म्याम्या थी? तो ऑफिसर ने कहा, तुम्हें इससे क्या? तो हाओशान ने कहा, वो नहीं हो सकती, वरना तुम कुछ और ही रिएक्ट करते। हाओशान पर चिल्लाते हुए ऑफिसर उसकी गोद से उठ गया। हाओशान अभी भी उससे पूछ रहा था कि ऑफिसर ने किसके साथ सेक्स किया है। जैसे जैसे हाओशान सोंग जियांग की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो पीछे हट रहा था। गलती से वो एक कमरे में चला गया। हाओशान ने अभी भी रट लगाए हुई थी कि उसे ऑफिसर के बॉडी को चेक करना है। तभी ऑफिसर पीछे किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर गया। वो उस रूम का बेड था। हाओशान ऑफिसर के ऊपर आ गया। उसने सोंग जियांग के शर्ट के 2 बटन खोल दिए। जब उसने उसके शोल्डर पर बाइट मार्क देखे तो अपसेट होता हुआ वो बोला,
तो तुम सच कह रहे थे। इधर जियांग इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच रहा था। चाहे उसके लिए उसको अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करनी पड़े, तब भी वो तैयार था। हाओ शान ने तुरंत सॉन्ग जियांग के लिप्स कैप्चर किए और वो उसे पागलों की तरह किस करने लगा। अब ऑफिसर भी उसे रिस्पॉन्स देने लगा। ये देखकर तो हाओ शान के होश ही उड़ गए। उसने सॉन्ग जियांग के शर्ट के सारे बटन खोल दिए। अब ऑफिसर ने हाओ शान को बेड पर पुश किया और वो उसके ऊपर आ गया। बिना किस को ब्रेक किए उसने हाओ शान के हाथ ऊपर बांध दिए, साथ ही उसके शर्ट के सारे बटन खोल दिए। हाओ शान तो पागलों की तरह मौन कर रहा था। उसके हाथ हथकड़ियों में बंधे होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और ऑफिसर पागल होकर उस पर टूट पड़ रहा था। हाओ शान ऑफिसर से और भी ज़्यादा डिमांड कर रहा था। स्मार्क करते हुए ऑफिसर ने उसकी पैंट भी खोल दी। ये बहुत बढ़िया है, मुझे और चाहिए, हाओ शान चिल्लाया। तभी ऑफिसर को महसूस हुआ उसे पीछे से कोई चुभ रहा है। श्योर, क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। 10 मिनट बाद हाओ शान के घर से ऑफिसर वन पीस में बाहर निकला और करीब 2 घंटे बाद जहान अंदर आ गया। उसने हंसते हुए हाओ शान से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है, तो हाओ शान ने कहा कि एक बिल्ली आई थी जो मुझे यहाँ पर बांध कर चली गई। जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा वाइल्ड है। जहान हंसते हुए सोचने लगा, हो ना हो ये ऑफिसर का ही काम है। तभी हाओ शान बोला कि उसे छोड़ने के लिए। शुरुआत में तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो जहान ने हंसते हुए पूछा, चाबी कहाँ है? तो हाओ शान ने नीचे इशारा किया। जहान ने देखा कि चाबी रबर बैंड से बंधी हुई लिटिल हाओ शान पर लिपटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।